नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और आज हम लोग देखने वाले हैं UPSC 2025 प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है GS पेपर 1 के डिस्कशन को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इस सेशन में सेट बी को देखेंगे। सेट बी हमारा जो यूपीएससी का है उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रो ईंधन सेल वाहन, तीसरा है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन की बात कर रहा है। तो वाहन कौन कौन से माने जाते हैं। वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन, ठीक है। तो आपको बताते चलें कि ये जो वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन है ये ऐसा वाहन होता है जो इंजन द्वारा एक्सल को घुमाया जाता है, ठीक है, और उसमें पहिया लगी होती हैं तो वाहन चलता है। तो यहाँ पर पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रो ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, ये तीनों जो है ऑप्शन हमारा सही है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रो ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, ये तीनों ही ऐसे वाहन हैं जो नवीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तकनीकी पर आधारित है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है जो ऑयल का इंपोर्ट है उसे कम किया जा सके, इसलिए ये ऑप्शन में डाला गया है। हालांकि ये पावर ट्रेन वाहन के बारे में पूछ रहा है तो तीनों विकल्प हमारे सही हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मानव रहित वायव वाहनों यानी UAV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UAV का मतलब क्या है? फुल फॉर्म अननेम्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ड्रोन होते हैं। तो ड्रोन पर आधारित ही क्वेश्चन है और अभी पहलगाम घटना के बाद ये चर्चा में बना हुआ था। तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है, सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर अवतरण या लैंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में 6 मोटरें लगी हों और सभी जो है वर्टिकली जो है लैंडिंग कर सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। सभी प्रकार के UAV स्वतः मंडरा सकते हैं, क्या ऐसा है? तो सभी प्रकार की UAV स्वतः मंडरा नहीं सकते हैं, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। सभी प्रकार की UAV शक्ति पूर्ति के स्रोत नहीं, दूसरा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये मंडरा सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के UAV शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बैटरी के जगह पर हम सोलर सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अभी जो है ईवी व्हीकल जो है चलन में है और इस पर सरकार भी फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी को प्रमोट किया जाए, ताकि जो जीवाश्म ईंधन पर हमारा जो पारंपरिक रूप से जो मोटर व्हीकल है उसकी जो है मांग कम हो और ईवी को प्रमोट किया जाए।
तो आपको बताते चले कि जो विद्युत आवेश के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए कैथोड और एनोड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है। तो कैथोड के रूप में कोबाल्ट, लिथियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है निगेटिव के रूप में किया जाता है। तो सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने में उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर सभी 4 नहीं होगा बल्कि केवल 3 होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट से बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, ठीक है, उपर्युक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सभी तीनों में होता है, ठीक है। और जो प्लास्टिक होता है पॉलीमरेट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरॉल, यूरिया उपर्युक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? तो कोयला गैसीकरण है क्या? तो कोयला मान लीजिए लिया और उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें से जो ब्लू गैस निकलेगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जो निकलेगा, उसे हम स्टोर कर सकते हैं और उसे फिर से हम जला सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसमें किया जा सकता है? तो एथेनॉल बनाने में और यूरिया बनाने में किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 को देखते हैं। तो कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो ये सब जो है अभी न्यूज़ में भी बना हुआ था और ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री हैं, मिलिट्री वेपन्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटर को सुकर बनाएगा। मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। तो आपको बताते चलें कि इसे मेजोराना 1 को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और मेजोराना 1 चिप अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। मशीन लर्निंग में क्या है कि मशीन को हम प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हैं और उससे जो है हम सीखते हैं और हमसे जो है मशीन भी सीखता है। तो वो डीप लर्निंग के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे 1 और 3 सही हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं, ठीक है, यानी मानव ने बनाया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये विशिष्ट प्रतिजनों यानी एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। वे
निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अभी केरल में जो निपाह वायरस के लिए प्रयोग हुआ था, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में इसे प्रयोग किया गया था और कैंसर के इलाज में भी इसका यूज होता है। यह एक प्रकार का जो है शरीर के बाहर बनने वाला प्रोटीन है और जब ये आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है। तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। बैक्टीरियोफेसस जो है आप जानते होंगे, संक्रमण कर सकता है। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकी अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। कोविड के वेरिएंट जो बदल रहे थे वो क्या था? परिवर्तित कर रहा था, इसीलिए उसका वेरिएंट चेंज हो रहा था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी नहीं, हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सक्रियित कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। ठीक है, और सक्रियित कार्बन का एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अवशोषित करने की दमदार शक्यता है। तीसरा कथन कह रहा है कि सक्रियित कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो सक्रियित कार्बन है क्या? तो मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, आप उसे जलाइए और ऐसे जलाइए कि उसमें जो है कुछ फ्यूल बचा रहे। ठीक है, और जब एक प्रकार का जो वेस्ट मतलब जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा हो और वो बुरादे के रूप में हो जाए, तो जब उसे पानी में डालेंगे आप, तो क्या होगा? उसमें पानी सोखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है, कथन सही है, और थर्ड कथन भी सही है। और ये दोनों कथन 1 की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। तीसरा कथन कह रहा है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है कथन फर्स्ट भी सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 भी सही है, और यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 5% से अधिक योगदान हो रहा है सीमेंट निर्माण उद्योग में, तो ये ऑप्शन सही है। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है, और इसीलिए जो है एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पर ज़्यादातर सीमेंट उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादातर सिलिका युक्त मृतिका पाई जाती है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अब ये देखिए, COP28 के बारे में बात कर रहा है। तो 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य
विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वहाँ पर दबाव डाला जा रहा था कि भारत जो है जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करना बंद कर दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है भारत जब अपने विकास को गति देना चाहे और उस समय दबाव डाला जाए कि जीवाश्मी ईंधन को प्रयोग करना बंद कर दिया जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकार घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। कथन थर्ड कह रहा है कि यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो ये जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर कथन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है, तो केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, तो 1 की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कथन कह रहा है सौर संस्फुरों यानी प्लेयर्स और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। तीसरा कथन कह रहा है जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। तो अभी कुछ समय पूर्व अध्ययन में पता चला था कि पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा सही है कथन। ठीक है, सौर संस्फुरों प्लेसर और उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। तो ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है वो जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबारता आती है। दूसरा कथन कह रहा है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों की सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उसके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें अनुच्छेद 6 महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित प्रश्न बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान यानी नेचर सॉल्यूशन हित हब प्रारंभ किया है? तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, नेचर का सॉल्यूशन करना। ठीक है, और इसे जो है एशियाई विकास बैंक ने प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऐसी तकनीक जिससे हम कार्बन को पकड़ करके उसे स्टोर कर लें, उसी की बात कर रहा है। तो इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं।
पहला स्टेटमेंट सही है। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, तो ये कथन भी हमारा सही है, क्योंकि रैमजेट और क्रैमजेट इंजन जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप जो है हाइड्रोजन मिलाते हैं वहाँ पर, तो उसके जगह पर हम कार्बन को भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पिकॉक टैरेंटुला यानी गुटी टैरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये फाइटर प्रकृति का होता है। यह एक सर्वभक्षी परस कवची यानी क्रस्टेशियाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो आपको बताते चलें कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है, तो 1.8 है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वहीं जो है ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर इंडिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कथन सही हो जाता है। भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अभी भारत सरकार ने भी 2030 तक कोल से जो है विद्युत उत्पादन जारी रखने का निर्णय लिया है, तो आप लोगों को ये पता ही होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब ये देखिए पादप दिया है और एक तरफ जो है इसका वर्ण दिया है। तो कसावा ये काष्ठीय झाड़ी है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अदरक जो है आभासी तनायुक्त शाक है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। मालाबार पालक ये साकी आरोही लता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन पुदीना वार्षिक झाड़ी है, तो वार्षिक झाड़ी नहीं है, क्योंकि ये वर्ष भर नहीं रहता है। जब प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो ये बरसात के समय ही ज़्यादातर गर्मियों में उगता है। ठीक है, और पपीता काष्ठीय झाड़ी है, तो लकड़ी होता है इसमें, तो ये लकड़ी नहीं होता है पपीते में, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। तो वर्षावन क्या करते हैं? जी नहीं, महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, ये ऐसा नहीं है। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे कथन की बात करें तो वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होता है। तो ये पृष्ठ तल हो गया, मान लीजिए समुद्र का तल हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक होता है? जी नहीं, वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक होता है। कितना होता है?
लगभग 21%। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। तो आपको बताते चले कि जब आप पढ़ते होंगे मॉडर्न इंडिया, तो उस समय प्राच्य विवाद चलता है और उसमें एक तरफ लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो पारंपरिक रूप से जो भारत में जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी उसे तवज्जो दे रहे थे, और दूसरा जो है प्राच्य शिक्षा को तवज्जो दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं राजा राम मोहन जी के बारे में। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना, ये तो सही बात है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सामान थे, उनके कार्यालय थे, जो भी वस्त्र थे, उनका बहिष्कार करना था। ठीक है, अहिंसा का कठोर अनुपालन करना, ये भी बात सही है। और यहीं पर जो है अहिंसा हुई थी, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उस समय अहिंसा हुई थी। उसके बाद ही जो है महात्मा गांधी जी इसे वापस ले लिए थे। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रति धारण करना, तो ऐसा भी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। उपाधियों को लौटा रहे थे लोग। ठीक है, विवादों से निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करना, तो ये ऑप्शन सही है कि हम जो है असहयोग करेंगे और जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे, वो हम पंचायतों के माध्यम से निपटाएंगे। तो इस समय ही पंचायतों की स्थापना करना ये प्रमुख कदम थे। तो यहाँ पर 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण की बात करें तो उपकरण क्या था? तो ये प्रश्न यूपीएससी में 2016 में भी आया था और फिर से ये आया है। तो ये जो है सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचे जाने वाला बड़ा जलडोल वाटर बकेट नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा चक्का था जिसकी अरासों यानी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। इस तरीके से था और बीच में एक्सल होता था और ये स्पोक लगे होते थे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से पात्र लगे होते थे, ऐसे पात्र लगे होते थे, और ये जब चलता था तो पानी जो है इधर गिराता था नालियों में। तो अरघट्टा ये पुरानी सिंचाई पद्धति है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत, विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? तो जब हम पल्लव राजवंश पढ़ते हैं तो पुलकेशियन ने मट विलास प्रहसन लिखा था और उसी में ये सब उपाधियां मिलती हैं, और ये जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने ये सब उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे भारत, और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बल्कि नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने फ्योक्योकी लिखा और उसमें बुद्धिज्म के बारे में लिखा, बुद्ध धर्म के बारे में लिखा। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
तो इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये जो है राजेंद्र प्रथम, ये चोल राजवंश से संबंधित थे और चोलों का ही समुद्र पर अधिकार था। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और कदम्बरम कोंडा की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी और कदरम कोंडा को इन्होंने जीता था, इसलिए उपाधि धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्राचीन भारत 600 से 322 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रादेशिक क्षेत्र एक तरफ है, दूसरा है इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। तो आप लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, हालांकि डायरेक्टली नहीं है, नदियों से संबंधित जोड़ करके है। तो अस्मक जो है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी के बीच में पड़ता था, गोदावरी नदी इसके बीच में बहती थी। कंबोज जो है ये ब्यास नदी इसके बीच में बहती थी। ठीक है, अवंती जो है महानदी नहीं था, बल्कि यहाँ पर शिप्रा नदी और नर्मदा नदी था। तो शिप्रा व नर्मदा ये दोनों नदियों के बीच में अवस्थित था। और कोसल जो है अयोध्या में है, सरजू, यहाँ पर सरजू बहती थी। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित थे और इनकी एक संस्था थी लाहौर में। तो इनका जो है विद्यालय स्थापित किया गया था संगीत प्रशिक्षण के लिए लाहौर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो ये जो है राजस्व से संबंधित थे और ये जिला स्तरीय प्रशासन देखते थे। ठीक है, वहाँ पर राजस्व वसूलते थे, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए फिर से असहयोग आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आ गया। तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और दूसरा है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक है बॉन्ड, स्टॉक, प्रतिरक्षा निधियां यानी हेज फंड्स और जोखिम पूंजी। उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? तो निवेश निधि जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक और दूसरा होता है वैकल्पिक। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो पारंपरिक के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, बॉन्ड और स्टॉक, और वैकल्पिक के अंतर्गत प्रतिरक्षी निधियां यानी हेज फंड और जोखिम पूंजी, ये दोनों आती हैं। ठीक है, और वैकल्पिक में क्या होता है, हाई रिस्क होता है और हाई गेन भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? तो सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय करना। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक परिपत्र होता है जिसकी कुछ फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, तो मान लीजिए 10% है, ठीक है। और मैच्योरिटी पीरियड भी होती है, मान लीजिए 2 ईयर है, तो ये बॉन्ड हो गया। तो आरबीआई जब इसे खरीदती है या बेचती है तो इससे उसे क्या होता है? आय मिलता है। विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, जैसे मान लीजिए अभी आरबीआई जो है $1 बराबर है मान लीजिए 80 रुपये, ठीक है। और कल को जब ये बेचे आरबीआई तो $1 बराबर हो जाए 120 रुपये। तो इसी को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी जब कम कीमत पर खरीदी यहाँ पर और अधिक कीमत पर बेच रही है तो आय प्राप्त होगा। पेंशन निधि प्रबंधन, तो पेंशन निधि प्रबंधन का आरबीआई से कोई मतलब नहीं है। पीएफ आरडीए होता है, पीएफ आरडीए इसे देखता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है निजी कंपनियों को ऋण देना, तो ऋण देने से भी इसे कोई मतलब नहीं है। करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण करना, जैसे कोई मान लीजिए नोट है, इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। इसे छापने में मान लीजिए 0.5 पैसे आरबीआई को लगे, तो जब ये किसी को देगी तो 9.5 रुपीज़ का आय होगा, तो ये भारतीय रिजर्व को आय प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 5 हमारे सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो एक तरफ संगठन दिया है, दूसरे तरफ कार्य दिया है, और यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है उसे दिया है। तो यहाँ पर पहला दिया है प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी की बात करता है, ईडी की बात कर रहा है, ठीक है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये कार्य जो है संगठन का सही है। यह गृह आंतरिक सुरक्षा प्रभाग प्रथम गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। दूसरा है राजस्व आसूचना निदेशालय, यानी डीआरए जिसे हम बोलते हैं, डीआरआई बोलते हैं, ठीक है। तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना, ठीक है, ये कार्य सही है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये मंत्रालय भी सही है। तीसरा है प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन निदेशालय, ठीक है। यह जो है बेहतर नीति और कर वंचनों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है, ठीक है। और यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर सही है। ये करता क्या है? ये बिग डेटा का जो है एनालिसिस करता है और कर अपवंचन को जो लोग करते हैं उसे पकड़ने की जो है योजना बनाता है, पकड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से सूचना सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर क्या है? केवल 2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है। तो ये जो है यहाँ पर आरबीआई न करके सेबी करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नहीं, बल्कि टॉप 1000 कंपनियों को,
टॉप 1000 कंपनियां जो होंगी उन्हें ही ये रिपोर्ट जारी करनी होती है। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय रूप के होते हैं। तो ये गैर वित्तीय रूप के जो है नहीं होते हैं, बल्कि पर्यावरणीय और गवर्नेंस और सामाजिक प्रभाव के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए ये गैर वित्तीय स्वरूप के होते हैं। ठीक है, यानी वित्तीय स्वरूप के नहीं होते हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये गवर्नेंस पर रिपोर्ट जारी करता है, पर्यावरण और सामाजिक तौर पर ये जो है रिपोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। तो कृषि गतिविधि में तो टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जो कुक्कुट पालन है और ऊन उत्पादन है यहाँ पर टैक्स लगता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्तियों में नहीं माना जाता है। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पूंजीगत परिसंपत्तियों में आता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। ये पूंजीगत परिसंपत्तियों में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत खनिज सुरक्षा भागीदार में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। तो ये अभी न्यूज में भी था 2023 के, ठीक है, और ये अभी जो है भारत इसमें शामिल हो गया है। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तो यहाँ पर 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं शामिल किए गए हैं और इसमें भारत जो है साधन संपन्न नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त यानी कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल सी 1 और 3 हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। अब देखिए, बॉन्ड और स्टॉक दोनों पहले समझ लीजिए। बॉन्ड क्या है और स्टॉक क्या है, ठीक है, या शेयर क्या है। तो बॉन्ड क्या होता है? जिसकी एक फिक्स रिटर्न होती है, ठीक है, और इसमें कुछ फेस वैल्यू होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैच्योरिटी पीरियड होती है। कोई भी कंपनी है यदि बॉन्ड जारी करती है तो कोई खरीदार है, जब उसे खरीदता है और टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो जब वो बॉन्ड वापस करता है तो उसे कंपनी जो है निश्चित अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होगा उसी अमाउंट पर रिटर्न करेगी। मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया था कंपनी ने और 10% इंटरेस्ट था, तो मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का था, तो 2 साल बाद जब ये वापस करेगा तो 10% के हिसाब से इसे वापस होगा। वहीं स्टॉक या शेयर मार्केट में क्या होता है, तो कंपनी में ऑनरशिप मिल जाता है किसी को, ठीक है, और ऑनरशिप मिलने पर क्या होता है कि जब कोई मालिक हो जाता है तो उसमें अगर लाभ हुआ कंपनी में, तो लाभ
हुआ तो लाभ मिलेगा आपको, घाटा हुआ तो घाटा सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो है, दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, तो ये कथन सही है। बांड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बांड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो अब देखिए, स्टॉक धारक क्या है, ये तो कंपनी का मालिक हो गया, ओनर हो गया। ठीक है, ओनरशिप मिल जाती है। लेकिन वहीं बांड धारक क्या है, वो फिक्स अमाउंट के लिए आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जब भी कंपनी को घाटा होता है या कंपनी डूबती है, तो सबसे पहले बांड धारक को पैसा दिया जाता है, उसके बाद शेयर धारक को। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, और वे दोनों कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वैश्विक स्तर पर सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अति वृद्धि को दर्शाता है, यानी बूम को दर्शाता है। तो कैपिटल मार्केट या इक्विटी बूम हो रहा है। अभी एक समय तो ऐसा भी आया था कि जब जो है हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो जब आप सेबी पढ़ते हैं, तो सेबी के बारे में जब पढ़ते हैं तो सेबी क्या करता है कि वित्तीय जोखिमों से आपको अवगत कराता है। जब आप एफएनओ में निवेश करते हैं तो उस समय जो है सेबी जो है आपको वार्निंग देता है। ठीक है, तो कोई भी नियामक निकाय नहीं है, ऐसा नहीं है, सेबी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, केवल 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है कि जैसे कोई सपोज कोई मटेरियल है, प्लास्टिक की बोतल ही है। ठीक है, इस बोतल को जब आप यूज करते हैं एक बार और इसे जब थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या है, ये चक्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे पुनः यूज कर लिए, ठीक है, रिसाइकल कर दिए, रिड्यूस कर दिए, रीयूज कर लिए, ठीक है, तो एक प्रकार से यह चक्रीय अर्थव्यवस्था में आ गया। तो इस दौरान जो भी आप कूलेंट के रूप में प्रयान नाम का जो व्यावसायिक नेम है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसे यूज करते हैं, तो उस दौरान जो भी प्रयान है वो यूज नहीं होगा, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, यानी कच्चा माल जो हम रॉ मटेरियल के रूप में लाते वो हम यहीं से पूर्ति कर ले रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है, यानी वेस्टेज को कम करती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, और तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियाँ देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।
तो जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक राजस्व होता है, एक पूंजीगत, ठीक है। और उसमें भी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय पढ़ते हैं। तो पूंजीगत जो परिसंपत्तियां होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, देयता या परिसंपत्तियां पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो जो हम बोरोइंग करते हैं, ठीक है, वो क्या किस में आती हैं? बोरोइंग करती हैं या विनिवेश करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई लैंड है, जब हम उसे बेच देते हैं तो किस में आती हैं? पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करती हैं। तो सरकार जब ऋण पर ब्याज देती है तो प्राप्त ऋण पर जो ब्याज प्राप्त करे या ऋण पर ब्याज दे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है तो ऋण भी लेती है, ऋण देती भी है। तो ऋण जब लेती है तो उसके बदले में ब्याज देगी, या किसी को ऋण दिया तो उसके बदले में ब्याज लेगी। तो ब्याज लेना या ब्याज देना दोनों जो है राजस्व में आएगा, ठीक है। तो ये जो है देयता का सृजन नहीं करती है। तो राजस्व का क्या है? देयता और परिसंपत्तियों पर प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। उपर्युक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य देश हैं? तो नाटो अभी चर्चा में था, ठीक है, और उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रिया जो है इसमें सदस्य देश नहीं है नाटो का, और ना ही सर्बिया है। तो ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया यहाँ पर कट जाएंगे। चार, केवल चार, यानी ऑप्शन बी हमारे सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला। इनमें से एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देशों में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अब देखिए जब नॉर्थ अमेरिका वाला जब आप पार्ट देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब नॉर्थ अमेरिका देखते हैं तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो यहाँ पर एक ब्राज़ील पड़ता है, ठीक, और यहाँ पर पराग्वे पड़ता है, ठीक। तो ये दोनों इसमें नहीं है। तो केवल चार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। तंगाइका झील, टोनले सैप झील और पाटोस लैगून भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर के गुजरती है? तो जब भूमध्य रेखा के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं इसके बीच से गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो अभी हल्दी बोर्ड का भी गठन किया गया था, आप लोग चर्चा में सुने होंगे, ठीक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, 2 और 3। चलिए ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? तो महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। तो जब ये साउथ
अमेरिका का पार्ट जब आप देखते हैं, ठीक है, और ये अफ्रीका का पार्ट देखते हैं, तो इन दोनों की जो शैलें हैं, इन दोनों की शैल मेखला जो है आपस में मिलती हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अलग अगल बगल अवस्थित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना और सात तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। तो इक्वेटर पर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट पार्टिकल जो है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह कार्य करते हैं, और इसी कारण जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ज़्यादातर बारिश इक्वेटर पर होती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही, कथन तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। तो यहाँ पर कम शुष्क पवन नहीं चलती, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। तो जब आप आइसोथर्म के बारे में पढ़ते होंगे, तो जब ठंडियों के समय में जनवरी में ठंड रहता है तो उस समय क्या होता है, जैसे कोई लैंडफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप महासागर में जाएंगे तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। आइसोथर्म, आइसोबार ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने जियोग्राफी में। जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम या न्यूनतम पारगम शैल के रूप में ज्ञात है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पारगम्यता का मतलब क्या है, उसमें रंध्रता से है, यानी छिद्र से है, ठीक है। जितना ही पोरस रहेगा उतना ही पारगम्य होगा, यानी जल जो है उसमें चला जाएगा, ठीक है। चाक संरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। मृत्तिका बिल्कुल भी संरंध्र नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्ले में देखते होंगे जो काली मृदा होती है, एक तरीके से वो क्या होती है, लोमी सॉइल होती है, ठीक है, ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो यह संरंध्र नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। अब जैसे मान लीजिए ये सन हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेनेट हो गया, अर्थ ही हो गया, ये अपने एक्सिस पर है, ठीक है। अब मान लीजिए शीत अयनांत है,
तो शीत आयरांत के समय क्या होगा कि ये जो है कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा कि जहाँ पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्षतः पड़ेंगी, ठीक है, और कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा इस प्लैनेट का कि सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। उस दौरान क्या होगा कि सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है, सभी जगह पर जो है तापमान हिमांक के नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो है कथन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पार्षित यानी ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। जो पृथ्वी पर वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार के गैसों से निर्मित है और वो क्या करती है, जो सूर्य से सोलर रेडिएशन आता है, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, और यहाँ से पार्थिव विकिरण होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैसें होती हैं समताप मंडल में वो क्या है, उसे रोक करके रखती हैं, तो वो क्या करती हैं, औसत तापमान को बनाए रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पार्षित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष निर्धारित किया गया है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 21 वर्ष है मध्यवर्ती के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। तो राज्यपाल ऐसा करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही नहीं है, पूछ रहा है ना, सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिम्स्टेक अभी फिलहाल में बहुत चर्चा में था। तो यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया था। तो बैंक डिक्लेरेशन जो है 1997 में हुआ था, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व तो भारत कर रहा है, तो भारत नहीं कर रहा है बल्कि नेपाल कर रहा है। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य हैं। तो नेपाल है, तो नेपाल तो संस्थापक है नहीं, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है।
ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड और थर्ड गलत है, फोर्थ भी गलत है। नेपाल नहीं है, नेपाल कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सॉरी ये जो है 99 में ही हुआ था, तो ये फर्स्ट और सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से किसने मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है, किनसे मिलकर? तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। जीपीएस एडेड जियो आगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थिति स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये गगन जो है भारत का है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ विमानन में होगा, यह जो है सड़कों पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्रैंड पेले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। एआई समिट हुआ था और पहला था, और ये डेली करंट अफेयर में हमने शामिल भी किया था। हालांकि आरजीएस द्वारा पिछले 2 महीनों से ही डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन शामिल था करंट अफेयर में। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न बेलेजली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो स्टेटमेंट गलत है। यूएस और यूके दोनों नहीं किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कौन से सही हैं? तो केवल एक हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर ए। 56 का देख ले। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026, ये ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027 घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 जो अभी चल रहा है, लेकिन शांति है नहीं, ठीक है, और विश्वास भी नहीं है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। गाजा का भी संकट देख लीजिए, हमास का देख लीजिए, फिर यूक्रेन और रूस का देख लीजिए, अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान और भारत का बीच तनाव देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तो है नहीं और विश्वास भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रही रक्षा यानी प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029। तो ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं, मेल खा रहे हैं, और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। तो ये कजान में ही हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। तो ये बहुसंस्कृतिवाद यहाँ पर शामिल नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म है, ठीक है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए व्याख्या को देखें। तो लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर किंतु शब्द जुड़ा है और भारत के बाहर प्रतिस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर भी प्रयुक्त होती है। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का न्यायमूर्ति चाहे वो पक्षधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। चौथा कह रहा है कि लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है, जांच कर सकता है और उसमें भी 3 सेक्टर हैं, जैसे स्पेस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी है, एटॉमिक एनर्जी है और एक चौथा भी है IR से संबंधित। इसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो पूछ क्या रहा है कौन से कथन सही हैं? तो केवल थर्ड सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल थर्ड सही है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी हमारे डेली करंट अफेयर में शामिल था। तो इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। ठीक है, भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने और भारतीय महिला फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बने। तो ये जो डाटा है ये वाइस वर्सा जब कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे तो ये सही होगा, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। राइट आंसर हमारा केवल एक होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोम्माराजू रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। तो ऐसा नहीं है, सबसे कम आयु के विजेता बने हैं। ठीक है, और इन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को नहीं हराया था, बल्कि बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था और स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसिव को हराया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो ये स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो फ्लैट टेलीविज़न होते हैं उसके निर्माण में और कंप्यूटर के मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये सब भाई मदरबोर्ड में यूज होते हैं। कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं, यानी स्वतः चमकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। तो ये 2028 नहीं है, 2030 है। ठीक है, और इसके लिए रेलवे प्लान तैयार किया है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है। तो कवच जो है अभी चर्चा में था और ये जो है
यहाँ पर गलत है, जर्मनी की वजह से। जर्मनी का नहीं है, बल्कि ये इंडिजिनस है, यानी स्वतः भारत के द्वारा विकसित है और RFID पर काम करता है। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से सही नहीं है, 1 और 2 सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4 अभी डेली करंट अफेयर में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो एक्सियोम 4 जो है नासा और इसरो का मिशन है और इसके तहत जो है माइक्रोग्रेविटी की खोज की जा रही है। ठीक है, तो एक्सियम 4 जो है अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित है। स्पार्डेक्स जो है डॉकिंग और अनडॉकिंग जब हम लोग देखेंगे थे तो उस समय भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित है। गगनयान जो है ये तीनों संदर्भित जो स्टेटमेंट कह रहा है, उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। तो यहाँ पर सभी तीनों करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है वायुयान का प्रकार और दूसरे तरफ विवरण दिया है। तो डोर्नियर 228, तो अभी जो है डोर्नियर 228 को हमने किसे दिया है, मालदीव को दिया है और ये समुद्री गश्ती वायुयान है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और IL-76 ये प्राध्वनिक युद्धक वायुयान है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है और ये स्टेटमेंट गलत है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 सैन्य परिवहन वायुयान है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है जब बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है तो उस समय छोड़ा जाता है और ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से वर्षा कराते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मरुराम केस जब पढ़ते होंगे तो उस समय यसी ने जो है अपनी राय दी थी कि उसने जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जो क्षमादान की शक्ति है, उससे संदर्भित न्यायिक पूर्वावलोकन जो है नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें जो है उस प्रक्रिया को ये नहीं पूछ सकता है राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट कि आपने क्यों दिया, बल्कि उसके तहत जो है उस प्रक्रिया का पालन किया गया है उसे देख सकता है और उसकी भावनाओं को देख सकता है। तो सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, तो ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, ये सलाह पर ही करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो तब तक पदासीन होते हैं जब तक अगले चुनाव का चयन न हो जाए और अगला
बैठक न हो, पहला अधिवेशन न हो जाए, तब तक वो लोकसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देगा। तो यहाँ त्यागपत्र देने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब पदासीन होते हैं, तो वो जो है न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी पार्टी का फेवर नहीं करेंगे, लेकिन त्यागपत्र देने की बात उनमें नहीं होती है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट सही है, 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गला फंस रहा है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो 10 शेड्यूल जब आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पर जो है संघ के मंत्रिपरिषद के राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, तो राजनीतिक दल का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कौन से सही हैं? तो न तो 1 न ही 2, ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार के अधीन ही जो गौण खनिज होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है नियम बनाने और उसके निष्कर्षण में रियायत देने के लिए, पट्टा देने के लिए जो है उनके पास, केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है। ठीक है। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों की अधिसूचित करने की शक्ति है। तो ये जो है अधिसूचित कर सकते हैं कि ये गौण खनिज है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापना विधि यानी नेचर रेस्टालेशन लॉ अधिनियमित की है? तो यूरोपीय संघ ने किया है। ठीक है, और ये अभी न्यूज में भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय जो है 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर राजस्व घाटा की बात कर रहा है। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि जो राजस्व व्यय होता है और राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, उसी को जब माइनस कर देते हैं तो राजस्व घाटा निकल जाता है। तो 80,000 माइनस 60,000 ये कितना होगा? 20,000 करोड़ जो है ये राजस्व घाटा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? जितना उधारी से पैसा लाया जाता है वह जो है राजकोषीय घाटा होता है। तो यहाँ 10,000 करोड़ रुपए उधारी से प्राप्त हो रहा है, तो ये 10,000 करोड़
राजकोषीय घाटा हो गया। प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो जो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है, उसमें से जो पिछले साल के लिए जो ऋण लिया गया था उसे ब्याज, उसके बदले जो ब्याज अदा किया गया उसे घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। तो ऋण लिया गया था कितना, 10,000, ठीक है, 10,000, फिर ब्याज कितना अदा किया गया, 6,000, बचा कितना, 4,000। तो यही जो है प्राथमिक घाटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सही चुनना है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा, तो यह जो है भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान से होते हुए जोड़ सकता है। साथ ही साथ ये अजरबैजान भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है यही होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। तो यहाँ पर ब्राज़ील का उत्पादन अमेरिका से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकेंड कथन कह रहा है कि जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री यानी फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राज़ील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। तो ये जो है यहाँ पर सही हो जाता है, ब्राज़ील में ज़्यादा गन्ना होता है और मक्का जो है यूएसए में होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान यानी वेट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। तो सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। तो ये इसका संबंध इससे नहीं है, स्टेटमेंट ये गलत है। मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना सुनिश्चित हो जाता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जब आप देखते हो कि ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस समय जो है जो शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, हीट जो है बाहर नहीं निकल पाती है, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। उस दौरान जो है आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो उस समय क्या होता है, हीट बल्ब टेम्परेचर होता है। तो मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उसके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना सुनिश्चित होता जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दो सही है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपए है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयता 1,500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है। तो प्राथमिक घाटा हमने बताया था कि राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन, यानी जो पिछले समय में जो लोन लिया गया है उस पर जो ब्याज अदा किया गया है। तो राजकोषीय घाटा 50,000 है, 50,000 में से 1,500 घटा दिया तो कितना बचा, 48,500 रुपये, ठीक है। तो यही राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बंटवारा बांटा जाना चाहिए। तो ये 45% नहीं है बल्कि 41% है। ठीक है, इसे टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे जो भी टैक्स मिल रहा है, आगम मिल रहा है, उसे बांटना टैक्स डिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो 41% है। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष यानी टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण यानी कोई भी चीज़ नष्ट हो गया है उसका फिर से निर्माण करना और विकास करना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये अस्तित्व में आया था और सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा कारण था कि आर्थिक कारण था। उस समय कोई संस्था ऐसी नहीं थी कि जो पुनर्निर्माण कर सके, जो भी देश तबाह हो चुके हैं और जो मध्यम आय वाले देश हैं उनका विकास कर सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कई राज्यों का पुनर्निर्माण करना था और नए देश बन रहे थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो ब्रटलैंड वुड कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें ये तय किया गया कि संस्थाएं बनाई जाए। उस दौरान IMF बना, IBRD बना, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक भी बना। तो वर्ल्ड बैंक में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जैसे IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, ये सब प्रमुख संस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। तो अकेले ही नहीं काम करता है क्योंकि IBRD ही नहीं सिर्फ अकेले लोन देता है, अन्य संस्थाएं भी हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हमारा बी कौन सा सही है? तो यहाँ सेकंड तो हमारा चला गया, तो सेकंड यहाँ पर गलत है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो RTGS यानी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। पहले क्या था कि जो पैसे भेजे जाते थे उसमें RTGS के थ्रू जो है पैसे जब भेजे जाते थे NEFT के थ्रू, तो उस समय सेटलमेंट होने में समय लगता था। लेकिन अब RTGS के थ्रू जो है त्वरित रूप से भुगतान किया जा सकता है, पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और NEFT में अभी भी समय लगता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि RTGS में ग्राहक के आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता है। तो ये RBI का रूल है कि NEFT करें या RTGS करें तो कोई भी प्रशुल्क नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। तो दोनों में घंटे निर्धारित नहीं है। हाँ, जो पेमेंट सेटलमेंट है उसमें समय लगता है। NEFT में 30-30 मिनट पर पेमेंट सेटलमेंट होता है, जबकि RTGS में तुरंत हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल 1। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ें। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? तो यहाँ पर बताते चलें, संयुक्त अरब अमीरात में होता है, फ्रांस में भी होता है, जर्मनी में नहीं होता है, सिंगापुर में होता है
और बांग्लादेश में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन बी हमारे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी के कुछ समय पूर्व जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रारंभ किया गया था आदरणीय मोदी जी के द्वारा। और इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना था। यह स्टेटमेंट सही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य है छतों पर सौर पैनल लगाने और उसके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के लिए विषय के आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, यानी ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है। तो केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, तो कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, तो ये मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है कानून के बारे में दिया गया है, ठीक है। कौन सा अध्यादेश भी कानून होगा और ये मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, तो ये पिछली तारीख से भी प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश एक जिले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है। नागालैंड यह राज्य का एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, ये भी सही है। त्रिपुरा प्रारंभ में यह भाग ग यानी पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सभी 3 यहाँ पर सही हैं, सही सुमेलित हैं। जब राज्यों का पुनर्गठन पढ़ते हैं तो पार्ट ए बी सी डी पढ़ते हैं और 7वां संविधान संशोधन 1956 जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है? तो यहाँ पर अंतर राज्य परिषद जो है हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो हमारा क्षेत्रीय परिषद है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। तो आर्टिकल 163 पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये जो है अगेंस्ट द जो है हाई कोर्ट हो या कॉन्फ्लिक्शन विथ यूनियन पावर हो या अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हो, इन सब मामलों में ये आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर केवल 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध और किसके अधीन कथित है? तो राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल जब 50 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, यह मूल कर्तव्य से जुड़ा है। आर्टिकल 51A से संबंधित है। ठीक है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, ये आर्टिकल 24 से संबंधित है। ये मूल अधिकार से संबंधित है, ये मूल कर्तव्य से है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यहाँ पर सभी तीनों हमारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची में के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सही पूछ रहा है तो ना तो 1 और ना ही 2, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन दिया है और दूसरा संघ का मंत्रालय दिया है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो ये जो है इसके साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर हैवी मिनिस्ट्री या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होता तो शायद हो सकता। कायर बोर्ड यानी कोकोनट का छिलका, यह जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, ये जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची में वर्णित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पर 7वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। एट्टी9 को देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो आर्टिकल 361 की बात कर रहा है। ठीक है, और आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, ये भी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 361, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं है, यानी ये आर्टिकल 194 की बात कर रहा है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल के लिए है, और वहीं संसद के लिए आर्टिकल 105 का वर्णन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, तीनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम
उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित है? तो आपको बता दें, जैसे कोई भी पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, तो वो जो है कहीं से आया तो इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम, और फिर जो है यहाँ पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस रिफाइनरी में, और यहाँ पर जब वितरित किए तो इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, सॉरी इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और यहाँ से जो रिफाइनरी स्टेशन है और यहाँ से डाउन स्ट्रीम के बीच में एक संस्था आती है PNGRB, जो रेगुलेशन का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का बोर्ड द्वारा विनियमित है? तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन तो हम उत्पादन करेंगे, उसका विनियमन नहीं है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन, इस पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह समय, ऑप्शन बी दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, तीसरा है ऑप्शन सी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, चौथा है यानी डी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय। तो ये जो है इन्होंने दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय क्या बोला था? राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू और डाई का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो ये तो कांस्य से बनी है, ये सब कोई जानता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान की? तो CR दास तो अरबिंदो घोष को जब पकड़ा गया था मुजफ्फरपुर बम कांड केस में, तो तब उनको छुड़ाने के लिए गए थे। ठीक है। MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में जब तिलक पर मुकदमा चला था उनके वकील बने थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी ये जलियांवाला बाग के लिए जाने जाते हैं। चौरी चौरा घटना के लिए मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, और साथ में बाबा राघव दास, ये तीनों लोग चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो इन्होंने पूना पैक्ट में किया था। पूना का पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वहाँ से जब वापस आए और अंबेडकर जी जब जो है पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे दलितों के लिए, तब जो है उन्होंने आकर के अनशन किया और गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। और उसी दौरान ये पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट में
किया था, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पपीता, अनानास, अमरूद। उपयुक्त में से किसने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? तो पुर्तगालियों द्वारा ये तीनों तो लाए ही गए, साथ ही साथ तंबाकू, ठीक है, लाल मिर्च, आलू, ये सब चीज़ें भी लाई गई थी पुर्तगालियों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सभी तीन यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन है? तो जब टाइम जोन की बात करते हैं तो एक होता है स्थानिक समय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय समय, ठीक है। तो टाइम जोन जो होता है, जब कोई भी लैंड एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको अलग अलग टाइम जोन में बांटा जाता है। तो आपको बताते चलें कि जो रूस है वहाँ भी बहुत सारे टाइम जोन हैं, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ भी बहुत सारे टाइम जोन है। तो जो यूके है वहाँ 10 टाइम जोन है। और आप कहेंगे यूके तो बहुत छोटा सा कंट्री है, ऐसा क्यों? तो जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, जो द्वीप होते हैं, ओवरसीज होते हैं, वहाँ भी टाइम जोन उनका निर्धारित होता है। तो यूनाइटेड किंगडम में 10 हैं, ठीक है, डेनमार्क में 5 हैं, न्यूजीलैंड में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में 8 हैं, ब्राज़ील में 4 हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। 4 से अधिक बोल रहा है ना, 4 से अधिक, तो 1, 2 और 3, तो केवल 3, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो साइबेरिया में अनादीर और अलास्का में नोम एक दूसरे के कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं तो नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी है, आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ जो साइबेरिया का क्षेत्र है, ठीक है, साइबेरिया का क्षेत्र है और ये अलास्का का क्षेत्र है, बीच से ये लाइन गुजरती है और इधर जाने पर एक दिन प्लस होता है और इधर में एक दिन माइनस होता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है साइबेरिया में अनादीर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं तो नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग दिन होते हैं। जब अनादीर में सोमवार होता है, यानी यहाँ पर सोमवार होगा, तो तब नोम में मंगलवार होगा। तो मंगलवार कैसे होगा? ठीक है, यहाँ जब सोमवार हो गया, यहाँ पर मंडे हो गया, तो एक दिन माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल एक यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? तो आत्म सम्मान आंदोलन के संस्थापक जो है पेरियार ईवी रामास्वामी थे और यह तमिलनाडु से संबंधित थे और जस्टिस पार्टी से निकले थे, डीएमके नामक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए
देश है और किस संसाधन में समृद्ध है? तो बोत्सवाना जो है ये हीरा में समृद्ध है। चिली लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इंडोनेशिया निकेल, तो ये ऑप्शन तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और लास्ट प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। तो लोमार्क यानी मैलोरका दिया है। तो मैलोरका जो है ये स्पेन में है, ये स्पेन में है। ठीक है। नामर्डी जो है यह फ्रांस में है और सार्डिनिया जो है ये इटली में अवस्थित है। तो पूछ रहा है उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों यूपीएससी 2025 प्री के एग्ज़ाम का विश्लेषण और संभावित जो भी प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं ये देने का प्रयास रहा है आरजीएस के द्वारा। और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग आंसर की मिलाइएगा, हो सकता है एक दो प्रश्नों में त्रुटि हो, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते बोलते गला फंस रहा था, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।